जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। जो लोग जुड़ रहे हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा। बस आपका साथ चाहिए और आप सभी अधिक से अधिक लोग को जोड़ते रहिए और अपने राही आदि क्लासेस परिवार को बढ़ाते रहिए। आप सभी के लिए 14 जुलाई शाम 6 बजे से हिंदी का नया बैच यानी शुरू से पढ़ाया जाएगा, जो कि जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है, चाहे यूपी में हो या बिहार में हो या कहीं पर भी हो, तो वहाँ के लिए पर्याप्त होगा। तो अपनी क्लास को हम देर न करते हुए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है। क्या पूछ रहा है कि उपयुक्त नहीं है, उपयुक्त नहीं है। तो ए ऑप्शन है वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित करना। बी ऑप्शन है प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखभाल के लिए प्रोत्साहित करना। बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना। तो क्या पूछा था, उपयुक्त नहीं है। इन सभी में जो सी ऑप्शन है, बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना, तो यह ऑप्शन उपयुक्त नहीं है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो सही होगा वह हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में नल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलताओं में सुधार करना, अधिगम की प्रक्रिया में एक रास्ता को जोड़ना। सी ऑप्शन है अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना। जब कोई रोल प्ले किया जाता है, कोई नाटक किया जाता है, उसमें भाग लिया जाता है, तो क्या होता है उससे कि अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से भाग लेना सुनिश्चित करना होता है। यानी इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है शिक्षार्थी को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना, पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना, विद्यार्थी के बस्ते का बोझ कम करना, विषय अध्यापक की आवश्यकता को कम करना। तो ये जो ए ऑप्शन है इन सभी में मुख्य उद्देश्य वही है, बाकी तीनों जो बी सी डी है यह गलत है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा कि क्या कि शिक्षार्थी को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखना जो होगा वह हमारा ए ऑप्शन जो सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्न में से कौन सा अधिक प्रभावी है? किसका अधिक बल देने के लिए? तो हमें चारों ऑप्शन पढ़ना है और चारों में से जो उपयुक्त होगा वही ऑप्शन हमारा सही होगा। संबंधित मामलों यानी समस्याओं पर वीडियो फिल्म दिखाना, संबंधित मामलों पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना, संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता का संचालन। डी ऑप्शन है विद्यार्थियों से समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। जब कोई विद्यार्थी सामाजिक रूप से परियोजना का अपने ऊपर भार लेगा तो वह बच्चा उस भार को उठाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करेगा, यानी बहुत कुछ सीखेगा करके अपने आप से। तो वहाँ पर बच्चा अधिक जल्दी से सीखने की इच्छा से सीख जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा कि मुझे और मेरी
माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारे सांप खाने की इच्छा होती है, हम पास के किसी होटल में जाकर लिंगहू फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? यानी वह छात्र है, वह सांप खाता है, तो कहाँ पर सांप खाया जाता है उस शहर को हमें दिखाना है, ढूंढना है ऑप्शन में। असम, हांगकांग, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश। तो इस सांप कहाँ खाते हैं? वह हमारा हांगकांग में, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्या ब्रेल लिपि से संबंधित है। ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। ब्रेल के मोटे कागज पर बिंदु बनाकर लिखा जाता है, यानी मोटे कागज होता है उसमें छेद छेद किए होते हैं, उभरे हुए बिंदु होते हैं, उसी पे जब हम हाथ रख के पढ़ते हैं, यानी जो नहीं देख सकते हैं उनके लिए होता है, तो उस पर जब हाथ लिखते हैं तो उनको अलग से शिक्षा दी जाती है, तो वो समझ जाते हैं क्या लिखा हुआ है। और बी ऑप्शन क्या कह रहा है? यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित है। सी ऑप्शन है, यानी तीसरा ऑप्शन है, बिंदुओं की पंक्ति किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है। बिल्कुल। इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। हाँ बिल्कुल, हाथ फेर कर ही पढ़ा जाता है। यहाँ पर पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है। जो दूसरे ऑप्शन में, यानी सेकंड ऑप्शन में 8 बिंदु बताया गया है, तो यह 8 बिंदु नहीं होते हैं। बिंदु कितने होते हैं? 6 बिंदु होते हैं। कितने? 6 बिंदु होते हैं, 8 नहीं होता है। तो हमें देखना है कि किस ऑप्शन में पहला, तीसरा और चौथा विद्यमान है, यानी तो यहाँ पर जो पहला, तीसरा, चौथा है वह ऑप्शन ए में मिल रहा है, तो यानी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है। तो सही ऑप्शन चुनना है, तो इसमें क्या दिया गया है कि ऑप्शन ए है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। जिनके बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन क्या कह रहा है? जिन जानवरों के बाहरी कान, शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। यह भी सही है। सी क्या कह रहा है कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं। नहीं, गलत है। वे क्या देते हैं? अंडे देते हैं। जिनके बाहरी कान, शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। यहाँ क्या लिखा है? बच्चे देते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। और डी ऑप्शन कह रहा है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। नहीं, यहाँ पर क्या होगा कि जिनके बाहरी कान व बाल होते हैं वो बच्चे देते थे, यानी यह डी ऑप्शन भी गलत है। तो हमें ढूंढना क्या है? ए ऑप्शन और बी ऑप्शन जहाँ पर होगा। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो डी ऑप्शन है वह हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई कौन कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है। यानी एक रेल टिकट है, उस टिकट पे को देखकर क्या क्या जानकारी दी जा सकती है, हमें वह देखना है। तो ए ऑप्शन क्या है? टिकट बुक कराने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय। बी ऑप्शन डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और बी ऑप्शन क्या है? डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया। सी ऑप्शन क्या है? यात्रा करने वालों का नाम, आयु और लिंग। डी ऑप्शन क्या कह रहा है? ट्रेन का नंबर और नाम, वह स्टेशन जहां से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम। ई ऑप्शन क्या कह रहा है? अंतिम स्टेशन पर पहुंचने की तारीख और समय।
तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन में देखते हैं। पहला तो ए ऑप्शन कि टिकट बुक करने की तारीख भी दी होती है, समय भी दिया होता है और यात्रा शुरू करने की तारीख और समय भी दिया होता है, ए सही है। और बी ऑप्शन डिब्बे का नंबर बर्थ और किराया दिया गया होता है। सी ऑप्शन क्या कर रहा है, यात्रा करने वालों का नाम और आयु लिंग दिया गया होता है। और डी ऑप्शन क्या है, ट्रेन नंबर का नाम जहाँ से ट्रेन चलेगी पकड़नी होगा और अंतिम स्टेशन का भी नाम दिया गया होता है। और ई कह रहा है अंतिम स्टेशन पहुंचने की तारीख और समय नहीं, कभी ट्रेन लेट हो जाती है तो बाद में पहुंचती थी, यानी ए बी सी डी बी ऑप्शन में मिल रहा है हमें। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावशाली या अधिक प्रभावी होगी। हमारा ए ऑप्शन है विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना, नहीं। बी ऑप्शन क्या है कि शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद कराने के लिए करना या याद करने के लिए कहना, यह भी गलत है। शिक्षार्थियों को टेलीविज़न पर खेल संबंधी कार्यों को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजनाओं को बनाने के लिए कहना, नहीं। लेकिन डी ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग खेल खिलाना। जब हम शिक्षार्थियों को मैदान पर ले जाएंगे तो वो अपने द्वारा जब साथ में खेलेंगे अलग अलग खेल तो वो स्वयं ही अनुभव प्राप्त करेंगे। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी, कक्षा 3 के विद्यार्थी हैं शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धतियों का प्रयोग करती है। क्या प्रयोग करती है ये हमें देखना है। पक्षियों पर आधारित वृत्त खींचना, यानी वृत्त खींचकर दिखाना। बी ऑप्शन नहीं, दूसरा ऑप्शन क्या कर रहा है, विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना। फिर है दूसरा जगह, यहाँ तीसरा होगा। तो क्या है कि शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। नलिनी किस प्रयोजन के लिए सीखने की विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है। ए ऑप्शन क्या कह रहा है, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। बी है दूसरे शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करना, नहीं, अब शिक्षक और अभिभावक को प्रभावित करना होता ही नहीं है। और सी है शिक्षार्थियों की तर्क शक्ति का विकास करना। डी है अपनी पाठ्य योजना का पालन करना। तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारा ए ऑप्शन होगा, यानी बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना, यानी इस क्वेश्चन का हमारा ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्या है कि आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा का अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार के प्रश्न करने का उद्देश्य डैश सुधार करना है। ऑप्शन ए संवेगात्मक कौशलों में, चिंतन कौशलों में, बोलने संबंधी कौशलों में, अवलोकन संबंधी कौशलों में। तो क्या है कि वह जांच पड़ताल वाले और कल्पना वाले प्रश्न पूछती है, यानी चिंतन करती है। तो क्या होगा कि चिंतन कौशल में सुधार करना होगा, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए है
क्या कि शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। देखिए हमारा पहला ही ऑप्शन हमें बहुत सही लगा, यानी मिल गया। क्यों? जब कोई विद्यार्थी को यानी शिक्षार्थी को ही हम उपलब्ध करा दें, अवसर उपलब्ध कराएं, तो वो बहुत जल्दी अपने हाथ से चीज़ों को खोजेगा, करके सीखेगा, तो वह सबसे विकल्प उपयुक्त सही होता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ए ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ईवीएस संक्षेपण डैश अर्थ में प्रयुक्त होता है, यानी ईवीएस का फुल फॉर्म हमें बताना है। तो ईवीएस का फुल फॉर्म क्या होगा? एनवायरमेंटल साइंस। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या कह रहा है? एनवायरमेंटल सोर्सेज। सी ऑप्शन एनवायरमेंटल स्टडीज। डी ऑप्शन एनवायरमेंटल स्किल्स। तो हमारा जो सही आंसर है वह क्या है? एनवायरमेंटल स्टडीज, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष, यानी दिल्ली के सापेक्ष में बताना, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः दिल्ली के सापेक्ष स्थित हैं। तो हमें देखना है, मान लीजिएगा यह हमारा भारत है। एक बार देख लेना, ये मान लीजिए भारत है, तो यहाँ पर दिल्ली मान लीजिए, तो दिल्ली के ऊपर ही हिमाचल प्रदेश हो जाएगा जहाँ पर तीर का निशान है, और फिर ये दिल्ली का स्थान है मानना है। और इसके नीचे जब हम नीचे की तरफ आएंगे, यानी दक्षिण की तरफ आएंगे, तो यहाँ पर भोपाल हो जाएगा। यानी उत्तर की तरफ जाने पर हिमाचल प्रदेश और दक्षिण यानी नीचे की तरफ जब आएंगे तो क्या होगा? भोपाल हो जाएगी। तो हमें ऑप्शन में क्या है? दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में, उत्तर और दक्षिण में। तो हमारा बी ऑप्शन मिल रहा है। जैसे दिल्ली से हम जाएंगे उत्तर की तरफ, ऊपर की तरफ जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश मिल जाएगा, यानी उत्तर की तरफ हम गए। फिर वहाँ से नीचे की तरफ जब आएंगे, नीचे की तरफ यानी दक्षिण की तरफ आएंगे, तो हमारा भोपाल मिल जाएगा। यानी हमारा बी आंसर इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है। बस आप सभी इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और नए तरीके से हिंदी आपको 14 जुलाई शाम 6 बजे से पढ़ाई जाएगी। आप सभी का धन्यवाद।